अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है मंगलवार, तारीख है 14 मार्च 2023। विषय है भयभीत मतदाताओं पर सुनक का भरोसा। यह आलेख लिखे हैं प्रभु चावला जी, जो एडिटोरियल डायरेक्टर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के हैं। आखिरकार साम्राज्य ने पलटवार किया है। आखिरकार साम्राज्य ने पलटवार किया है। ब्रिटेन के मौजूदा कैप्टन किर्क प्रधानमंत्री ऋषि सुनक प्रवासन नीति को दुरुस्त कर अगला चुनाव जीतना चाहते हैं। दंडप्रिय देशभक्तों की अंतिम शरणस्थली विदेशियों को लेकर भय होता है। ब्रिटिश जीवन पद्धति की रक्षा के लिए सुनक ने अवैध प्रवासियों को रोकने और उन्हें वापस भेजने के लिए कानून प्रस्तावित किया है। नया कानून पूर्ववर्ती अवधि से लागू होगा। युद्ध से त्रस्त मध्य पूर्व के देश से अवैध प्रवासी इंग्लैंड आकर इस देश को गैर ईसाई देश बना रहे हैं। बीते साल आई एक आधिकारिक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आधे से भी कम ब्रिटिश आबादी अपने को ईसाई मानती है। सुनक का कानून उनके देश के बदले धार्मिक और सामाजिक रूप को परिवर्तित करना चाहता है। मतदाताओं और आकर्षित करने के लिए राष्ट्रवाद की दुहाई देना और पहचान की राजनीति करना बहुत पुराना सूत्र है। श्यामली त्वचा वाले ब्रिटेन के नए श्वेत सामंत की आर्थिक नीतियां कारगर नहीं साबित हो रही हैं। श्वेतों के वर्चस्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी का उनका नेतृत्व भी ठोस नहीं है। अपने पुराने सरपरस्त और तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से किए गए उनके धोखे को जॉनसन के समर्थक भूले नहीं हैं। तकनीक के बड़े उद्यमी नारायण मूर्ति के ताकतवर दामाद यह भी जानते हैं कि ओपिनियन पोल और सोशल इन्फ्लुएंसर आप्रवासन को मतदाताओं के लिए 3 बड़े मुद्दों में गिनते हैं। अगर सुनक मध्यावधि चुनाव कराना चाहते हैं तो राष्ट्रवादी भाषा उनकी कमजोर संभावनाओं को बदल दे सकती है। क्या वे मोदी डॉलर से प्रेरित हैं? भाजपा की बढ़त का आधार नरेंद्र मोदी के करिश्मे, हिंदू पहचान पर जोर और आर्थिक वृद्धि है। सुनक अति दक्षिणपंथी पार्टियों की जीत के यूरोपीय रुझान से भी प्रेरित हैं, जो राष्ट्रीय संस्कृति और धार्मिक चरित्र बचाने की बात करते हैं। मृत साम्राज्य जिस पर सुनक का शासन है, 20वीं सदी आते आते दुनिया के 1/4 हिस्से और आबादी पर राज करता था। इसके सांस्कृतिक और सामाजिक वर्चस्व ने सैन्य शक्ति और दूसरों को नीचा समझने वाली घमंड वर्ग संरचना से विश्व इतिहास को बदल दिया। ब्रिटिश गर्व के घटते जाने के साथ नस्लभेदी बातें अब नहीं होती। सुनक को मतदाताओं को रिझाने के लिए स्वयं को राजा से भी अधिक समर्पित दिखाना होगा। प्रधानमंत्री और उनकी घोर एशिया विरोधी गृह सचिव की बातें केवल आर्थिक चिंताओं से नहीं निकल रही हैं, बल्कि वे निर्बाध अप्रवासन के सामाजिक परिणाम से भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि अपराधी गिरोहों तस्करों को पैसा देकर लोगों को यहाँ ला रहे हैं। अगर कोई ऐसा आता है तो उसे या तो उसके देश वापस भेजा जाएगा या रवांडा जैसे सुरक्षित देश में। सुनक ने कहा है कि यह कानून उन पर भी लागू होगा जो वर्षों पहले आए हैं या डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट नियम जैसा है।
सुनक का दावा है कि अवैध आप्रवासियों को होटल में ठहरने में सरकार हर दिन 60 लाख पाउंड खर्च कर रही है। गृह सचिव ब्रेवरमैन ने कहा है कि शरणार्थी तंत्र पर हर साल 3 अरब पाउंड खर्च होता है। इनके तर्कों का आर्थिक आधार है, पर वे वास्तव में पहचान की राजनीति से प्रेरित हैं। ब्रिटेन की आधी से अधिक आबादी अन्य राष्ट्रीयताओं, जातीयताओं और धार्मिक वर्गों की है। इंग्लैंड के अपने स्व को ऐसी चुनौती कभी नहीं मिली थी। बीते दशक से खासकर मुस्लिम बहुल देशों के लोग वहां बेहतर जीवन की तलाश में आने लगे हैं, पर वे अपने कबीलाई और मध्ययुगीन जातीयता को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंग्लैंड अब ईसाई बहुल राष्ट्र नहीं रहा। अपने को मुस्लिम चिन्हित करने वाली आबादी 2011 में 4.9% थी, जो 2022 में 6.50% हो गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2011 में ईसाई आबादी 59.3% थी, जो घटकर 2021 में 46.2% हो गई है। अगली कुछ दशकों में कई मुख्य शहरों में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। टोरी पार्टी के कुछ नेता हिंदुओं को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, पर ब्रिटेन में 10 लाख हिंदू हैं और 5 लाख से कम सिख हैं, जबकि 40 लाख मुस्लिम हैं। वर्ष 2001 से 2009 के बीच इंग्लैंड में मुस्लिम आबादी गैर मुस्लिम आबादी की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक तेजी से बढ़ी है। पहले उदार और अभिजन मुस्लिम वहां जाते थे, जो अपने धर्म का फायदा नहीं उठाते थे। अब उल्टा औपनिवेशीकरण जोरों पर है। ब्रिटेन अकेला देश नहीं है जहां पश्चिमी एशिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भाग कर जा रहे हैं। ये शरणार्थी उदार यूरोपीय अप्रवासन नीतियों का लाभ उठाते हैं, पर जैसे ही उन्हें अस्थायी निवास मिलता है, वे अपने घुटन भरे सांस्कृतिक मूल्यों की ओर मुड़ जाते हैं। फ्रांस, जर्मनी, बुल्गारिया और नीदरलैंड में 5% मुस्लिम आबादी है, जो सांस्कृतिक रूप से समस्या पैदा करते हैं। जिहादियों की बढ़ती संख्या और अतिवादी मुल्लाओं के जहरीले बयानों के बावजूद ब्रिटेन में मानवाधिकार समर्थक विरोध कर रहे हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा पूर्ण प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और शरणार्थी कानून के प्रति ब्रिटेन के उत्तरदायित्व का उल्लंघन होगा, पर सुनक अड़े हुए हैं। ब्रिटिश मीडिया के एक हिस्से ने संकेत दिया है कि वे यूरोपीय मानवाधिकार समझौते से भी अलग हो सकते हैं। पश्चिम ने ही अपने छद्म उदार मूल्यों को उनकी पहचान को नष्ट करने का अवसर दिया है। उनकी दोहरी कूटनीति ऐतिहासिक रूप से सामने रही है। जब 1971 में पाकिस्तानी सेना के दमन से बांग्लादेशी भागकर भारत आ रहे थे, तो पश्चिम ने उन्हें मानवीय आधार पर शरण देने के लिए भारत पर दबाव डाला था। उसके नेताओं ने रोहिंग्या शरणार्थियों को बर्मा वापस भेजने का विरोध किया। अब गोरों को घुसपैठियों के सांस्कृतिक कदाचार और आर्थिक अराजकता का सामना करना पड़ रहा है, तो अपना भविष्य बचाने के लिए वे अपने अतीत पर अफसोस कर रहे हैं। भारत ने पहले ही आगाह किया था, किसी भी राष्ट्र को अपनी पहचान को प्राथमिकता देनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध से थके गोरे औपनिवेशिक श्रेष्ठता की मृग मरीचिका को पकड़े रहे हैं और एशिया व अफ्रीका के लाखों प्रवासी
श्रमिकों को यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए बुलाया। अब साम्राज्य का सूर्य अस्त हो चुका है। लगता है कि सुनक और अन्य यूरोपीय नेता अपनी त्वचा बचाने के लिए प्रवासी और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है का नारा लगाने वाले हैं। यह बहुत देर से किया गया है। अगला आलेख है उच्च पदों पर महिलाएं। उच्च पदों पर महिलाएं। भारतीय कंपनियों में उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ना उत्साहजनक समाचार है। ग्रांट थॉर्टन के सर्वेक्षण के अनुसार मध्य स्तर की कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत लोगों में महिलाओं की संख्या 36% है। यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस मामले में वैश्विक औसत 32% ही है, लेकिन यह भी एक निराशाजनक तथ्य है। 5% मध्य स्तर की कंपनियों में प्रबंधन में कोई भी महिला वरिष्ठ पद पर नहीं है। मध्य स्तर की कंपनियां वे होती हैं जिनका वार्षिक राजस्व $1 करोड़ से $1 अरब तक होती है। इस अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर ऐसी 36% कंपनियों का पूरा कामकाज कार्यालय से हो रहा है, जबकि 53% में कुछ काम कार्यालय से और कुछ काम घर से हो रहा है। भारत में 53% कंपनियों में घर और कार्यालय से सम्मिलित रूप से काम हो रहा है। 27% का काम मुख्य रूप से कार्यालय से हो रहा है तथा 5% लोग पूरी तरह से घर से काम कर रहे हैं और 5% इस संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि वे कहां से काम करना चाहते हैं। इसका लाभ महिला प्रबंधकों को मिला है। हालांकि वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या में थोड़ी ही बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वैश्विक स्तर पर सीईओ, प्रबंध निदेशक, मुख्य सूचना अधिकारी जैसे शीर्ष पदों पर महिलाओं की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में ऐसे 15% पदों पर ही महिलाएं थीं, पर अब आंकड़ा 28% जा चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्व के हर क्षेत्र में वरिष्ठ पदों पर महिलाओं के होने का आंकड़ा 30% से अधिक हो गया है। यह पहली बार हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी कोरोना महामारी के असर से पूरी तरह से उबर नहीं पाई है। साथ ही युद्ध, भू राजनीतिक तनाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुस्ती आदि ने भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके बावजूद महिलाओं का बड़े पदों पर अधिक संख्या में कार्य करना यह इंगित करता है कि कंपनियां व्यावसायिक भविष्य को लेकर आशान्वित हैं तथा वे महिलाओं को अधिक उत्तरदायित्व सौंपने के लिए भी तैयार हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से महिलाओं को महत्वपूर्ण पद देने के सिलसिले को गति मिलेगी, लेकिन इसके साथ यह भी प्रयास होना चाहिए कि समूचे कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, क्योंकि बिना समुचित भागीदारी और अवसर की समानता के हम अर्थव्यवस्था को अपेक्षित गति नहीं दे सकेंगे। महामारी की मार सभी वर्गों पर पड़ी है, पर महिलाएं बहुत अधिक प्रभावित हुई हैं। अगला आलेख है वीर, वीरांगना और वीर पत्नी। वीर, वीरांगना और वीर पत्नी। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर सुरेश पंत, जो भाषाविद हैं। वीर संस्कृत में बहुत प्राचीन शब्द है। वीर संस्कृत में बहुत प्राचीन शब्द है। ऋग्वेद के विभिन्न मंत्रों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है और उनके भाष्य में सायन ने वीर का अर्थ किया है कर्म करने में समर्थ, यज्ञ कर्म में दक्ष, प्रेरणा देने वाला, विक्रांत आदि। हिंदी में भी वीर विश्लेषण
शब्द है जिसका अर्थ है बलशाली, योद्धा, नायक, साहसी, शूर, बहादुर, जो किसी विकट परिस्थिति में भी आगे बढ़कर अपने कर्तव्य का पालन करे, जो किसी कार्य के संपादन में और औरों से बहुत बढ़कर हो, दृढ़तापूर्वक कार्य करने वाला कर्मवीर होता है। परंपरा से 4 प्रकार के वीर माने गए हैं: दानवीर, धर्मवीर, दयावीर, युद्धवीर। आजकल लंबी चौड़ी फेंकने वाले, झूठे आश्वासन देने वाले किंतु काम कुछ न करने वाले को वाग्वीर या वचनवीर कहा जाता है। संस्कृत में वीर का स्त्रीलिंग होता है वीरा। तेषामेत द्वचः श्रुत्वा वीरा वीर प्रजावती वीर गोत्रस्य मुद्भद्वता वीर पत्नी प्रहर्षिता, यानी मार्कंड पुराण पेज नंबर 125 के साथ में। हिंदी में वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना चलाया जा रहा है और आजकल चर्चा का विषय भी है। वीरांगना विशेषण बहुत तर्कसंगत नहीं है और अनेक संदर्भों में इसका अर्थ वीर से कुछ भिन्न होता है। बहुत से हिंदी शब्दकोशों में वीरांगना का उल्लेख भी नहीं मिलता। यूँ भी हिंदी में विश्लेषण को प्रायः लिंग निरपेक्ष माना जाता है, इसलिए वीर पुरुष, वीर नारी कहना व्याकरण सम्मत है। किंतु जैसा कि हम जानते हैं, भाषा में अनेक बार व्याकरण की अपेक्षा व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वीर नारी या वीर स्त्री के स्थान पर वीरांगना यानी वीर अंगना शब्द को न तो निरर्थक या असिद्ध कह सकते हैं, न उसे प्रयोग से बाहर कर सकते हैं। वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना बनने के पीछे तर्क संभवतः यही रहा हो कि आंगना शब्द स्त्री का पर्यायवाची है, इसलिए वीर पुरुष का स्त्रीलिंग वीर नारी अर्थात वीरांगना कहना उचित है। कुछ लोग इसे वीर से नहीं वीरा से बना संधि पद मानते हैं, जो वीरांगना का संधि विच्छेद वीरा जोड़ आंगना करते हैं। उन्हें समझना होगा कि वीरा तो अपने आप में स्त्रीलिंग है, यद्यपि प्रचलन में बहुत कम है। यह एक बार वीरा स्त्रीलिंग बन जाने के बाद उसके साथ फिर से स्त्री धोतक आंगना लगाना अनावश्यक दोहराव है। ध्यान देने की बात है कि वीरांगना के अर्थ क्षेत्र में वीर की अपेक्षा कुछ सीमाएं हैं। प्रत्येक वीर यानी बलशाली नारी को वीरांगना नहीं कहा जा सकता। वीरांगना एक तो वे महिलाएं कही गईं जो युद्ध की भूमि में वीरता दिखा चुकी हैं और पराक्रम दिखाते हुए अपना बलिदान देकर सर्वोच्च उत्सर्ग तक कर चुकी हैं, जैसे नायकी देवी, रामप्यारी गुर्जर, लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, चेन्नम्मा, मातंगिनी, हजारा आदि। दूसरी ओर वे भी वीरांगनाएं थीं जिन्होंने योद्धा पतियों के हार जाने या वीर गति को प्राप्त होने के बाद आक्रांताओं से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए
जौहर को चुना। राजस्थान की ऐतिहासिक कहानियाँ ऐसी वीरांगनाओं की प्रमाण हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में संघर्ष में भाग लेने वाली महिलाओं को भी लोगों ने वीरांगना कहकर उनकी सराहना की। यह ठीक भी था, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया और यातनाएं सहीं। अभिषेक अवतंस का मानना है कि वीर नारी के लिए वीरांगना शब्द बांग्ला से हिंदी में आया है। बांग्ला में माइकेल मधुसूदन दत्त के एक काव्य का नाम है वीरांगना। नई परिस्थितियों में मीडिया उन महिलाओं को भी वीरांगना कहते देखा जा रहा है जिनके पति युद्ध भूमि में देश के लिए सर्वोच्च त्याग कर शहीद हो गए। निस्संदेह उन वीर योद्धाओं ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा त्याग किया, किंतु उनकी विधवा पत्नियों को वीरांगना कहना उपयुक्त नहीं लगता। उन्होंने अपने वीर पति को खोया, परिवार और बच्चों के पालन पोषण के लिए कठिनाई नहीं सही, किंतु इसको परमोत्सर्ग नहीं कहा जा सकता। आज सेना के विभिन्न अंगों में जो महिलाएं काम कर रही हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनसे देशहित में शारीरिक और बौद्धिक बल के प्रयोग द्वारा शत्रु से टक्कर ले सकने की भी अपेक्षा की जाती है, इसलिए उन्हें वीरांगनाएं कहना ठीक है। युद्ध करते हुए कोई स्त्री सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसे अवश्य वीरांगना कहा जा सकता है, किंतु क्या उसकी तुलना बलिदानी वीर सैनिक की विधवा वीरांगना से की जा सकती है? क्या दोनों के उत्सर्ग में समानता है? यदि नहीं तो फिर दोनों को समान विशेषण कैसे दिया जा सकता है, यह सोचने की आवश्यकता है। शूरवीर शहीदों की विधवाएं स्वयं युद्ध विजेता या अपराजय शूर कभी नहीं रहीं। शूर पत्नी, वीर पत्नी अवश्य रही हैं, तो उन्हें शूर पत्नी ही क्यों न कहा जाए। यह विशेषण हर बार यह याद भी दिला जाएगा कि जिस महिला के लिए यह प्रयुक्त हो रहा है उसका पति शूरवीर रहा है। मीडिया में पहले ऐसे महिलाओं के लिए वीर सैनिक की विधवा, शहीद की पत्नी, विधवा, बलिदानी, वीर की विधवा जैसे शब्द सुने जा रहे हैं। अब कुछ नए प्रयोगधर्मी पत्रकार वीरांगना कहने लगे हैं, जिस पर उन्हें विचार करना चाहिए कि बलिदानी वीरों की विधवाओं के लिए वीरांगना विशेषण कितना उपयुक्त है। अगला है देश दुनिया से। यूरोप में 2 करोड़ से अधिक बच्चे गरीब। यूरोप में 2 करोड़ से अधिक बच्चे गरीबी में। गैर सरकारी संगठन सेव द चिल्ड्रेन की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपीय संघ के देशों में लगभग 2 करोड़ बच्चे गरीबी में जी रहे हैं। यूरोप में 4 में से 1 बच्चे के गरीबी में जान का खतरा है। बुनियादी ज़रूरतों पर खर्च में वृद्धि और कोविड-19 महामारी गरीबी में इस वृद्धि के 2 मुख्य कारण हैं। जर्मनी के बारे में यह रिपोर्ट विशेष रूप से कहती है कि 2021 में 20 लाख से ज़्यादा बच्चे गरीबी में जी रहे थे। जर्मनी में बाल गरीबी और सामाजिक असमानता के एडवोकेसी मैनेजर एरिक ग्रासहाउसने के अनुसार जर्मनी में हर 5 में से 1 बच्चा गरीबी में है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ के देशों में गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के जोखिम वाले बच्चों की उच्चतम दर रोमानिया में 41.5% व स्पेन में
33.4%, जबकि जर्मनी में यह 23.5% है, जो यूरोप में औसत दर से थोड़ी कम है। डेनमार्क में दर 14% है। फिनलैंड में बाल गरीबी की दर सबसे कम 13.2% है। वित्तीय वर्ष अक्टूबर से दिसंबर के बीच यूरोपीय संघ के 14 देशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में के आधार पर सहायता एजेंसियों का कहना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और गरीबी के लिए स्थिति बदतर हुई है। मध्यम वर्ग इससे विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शरणार्थी, शरण चाहने वाले और जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, वे इस स्थिति से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। गरीबी के जोखिम में वे बच्चे भी हैं जो अपने माता पिता में से किसी एक के साथ रहते हैं, जिसके परिवार बड़े और आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हैं, जो अक्षम है या जातीय अल्पसंख्यक हैं। अगला विषय है ऑस्कर के सबब और सबक। यह आलेख लिखे हैं दीपक दुआ, जो फिल्म समीक्षक हैं। और आखिर भारतीय सिनेमा की झोली ऑस्कर की 2 सुनहरी मूर्तों से भर ही गई। और आखिर भारतीय सिनेमा की झोली ऑस्कर की 2 सुनहरी मूर्तों से भर ही गई। भारतीय सिनेधोग और सिने प्रेमियों के बीच एस राजामौली की फिल्म RRR यानी RRR के गाने नाटू नाटू और कार्तिक गोंजाल्विस के निर्देशन में बनी निर्मात्री गुनीत मोंगा की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर मिलने के बाद उत्साह व उल्लास है। स्वाभाविक है कि इसे भारतीय सिनेमा और भारतीय सिनेमा से जुड़ी प्रतिभाओं के विश्व पटल पर चमकने और पहचाने जाने के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। ये पल सचमुच खुशी के हैं, उत्सव के हैं, लेकिन जब इन उत्सवों का शोर थम जाए तो इस प्रश्न पर विचार भी होना चाहिए कि यह विजय यात्रा मात्र 1 बरस तक व 2 पुरस्कारों तक सीमित होकर ही न रह जाए और ऐसे अवसर बार बार आते रहें। इस साल मिले दोनों ऑस्कर इस मायने में खास हैं कि पहली बार किसी विशुद्ध भारतीय काम को ऑस्कर के मंच पर सराहा गया है। पहली बार ऑस्कर का नाम भारत के साथ तब जुड़ा था जब फिल्म गांधी के लिए भारतीय कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया को ऑस्कर मिला था, लेकिन इस फिल्म को एक ब्रिटिश रिचर्ड एटनबरो ने बनाया था और बहुत से लोग यह मानते हैं कि वह एक विदेशी फिल्म के लिए भारतीय प्रतिभा को मिला ऑस्कर था। यही बात तब भी उछाली गई जब असलमडॉग मिलेनियर के लिए रसूल पुकुट्टी को साउंड डिजाइनिंग में और इसी फिल्म के लिए संगीतकार AR रहमान व गुलजार को गाने जय हो के लिए ओरिजिनल गीत व रहमान को ओरिजिनल संगीत की श्रेणी में ऑस्कर मिले थे। यहाँ तक कि जिन गुनीत मोंगा की बनाई डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विहर्सर्स को इस साल ऑस्कर मिला है,
उन्हीं की एक अन्य डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस 4 वर्ष पहले ऑस्कर पा चुकी है, पर उसी डायरेक्टर रायका जेहतावची ईरानियन मूल की अमेरिकी फिल्मकार हैं, तो उस ऑस्कर को भी भारतीयों ने दिल से नहीं अपनाया था। कह सकते हैं कि अभी तक आए ऑस्कर पुरस्कारों में जुड़े विदेशी नामों के चलते एक कसक भारतीयों के मन में थी, जो इस वर्ष काफ़ी हद तक दूर हुई है। हालांकि हर वर्ष जब भारत में ऑस्कर का शोर मचता है तो उसके पीछे मूल कारण अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म नाम की श्रेणी में किसी एक भारतीय फिल्म को भेजा जाना होता है, जिसे 2018 तक विदेशी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के नाम से जाना जाता था। इस पुरस्कार के लिए ऑस्कर वाले सभी देशों से वहां की किसी स्थानीय भाषा में बनी एक फिल्म चुनकर भेजने का आग्रह करते हैं। वर्ष 1958 में महबूब खान निर्देशित मदर इंडिया को भेजे जाने के बाद शुरू हुई इस सिलसिले में अभी तक महज 3 बार हमारी कोई फिल्म अंतिम 5 फिल्मों में आ सकी है। इनमें पहली मदर इंडिया थी, दूसरी मीरा नायर की सलाम बम्बई और तीसरी आशुतोष गोवारिकर की लगान। यहाँ यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि लगाम के नामांकित होने के समय इसके निर्माता आमिर खान ने जिस तरह अमेरिका जाकर वहां के लोगों और ऑस्कर अकादमी के सदस्यों के बीच अपनी फिल्म के प्रति हवा बनाने का काम किया था, उसके बाद ही भारत में ऑस्कर को लेकर गंभीर माहौल बना और न सिर्फ भारतीय दर्शकों ने इस तरह उत्सुकता से देखना शुरू किया, बल्कि भारतीय सिनेमा से जुड़े लोगों में भी इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करने का जज्बा पैदा हुआ। एक मानद ऑस्कर तो 1992 में भारतीय फिल्मकार सत्यजीत रे को मिल ही चुका था, जिसे देने के लिए खुद वे लोग कोलकाता तक आए थे। भारत से हर वर्ष भेजी जाने वाली फिल्म के पक्ष विपक्ष में हर साल विभिन्न आवाज़ें उठती हैं, और जब वह फिल्म बाहर कर दी जाती है तो उसे खिलाफ बोलने वाले इसे अपनी जीत समझ लेते हैं। पिछले वर्ष इस बहस का एक नया रूप तब देखने को मिला था जब गुजराती की छेल्लो शो को भारत से आधिकारिक तौर पर ऑस्कर के लिए भेजा गया था, जहां हर साल किसी कमजोर या खराब फिल्म को भेजे जाने को लेकर विवाद होते थे। वहीं पिछले साल बहस सही फिल्म बनाम अच्छी फिल्म को लेकर हो रही थी। छेल्लो शो को सभी लोग अच्छी फिल्म को कह रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग इसे ऑस्कर के लिए सही फिल्म नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि RRR को भेजा जाना चाहिए था। यहाँ तक कि एक प्रमुख विदेशी पत्रिका ने तो इस फिल्म को 3-4 श्रेणी में ऑस्कर दिए जाने की भविष्यवाणी भी कर डाली थी। इस फिल्म को बनाने वाले अमेरिका में मिले रिस्पांस को लेकर उत्साह में थे। अब जब इसके गाने को ऑस्कर मिला है तो ये स्वर फिर से उठे हैं कि इस फिल्म को भेजकर हम श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार भी पा सकते हैं, जिसे पाने का आस पिछले 65 वर्षों से हर भारतीय सिने प्रेमी के मन में है। किसी फिल्म को अभी तक ऑस्कर न मिल पाने को लेकर भारतीय दर्शकों के मन में घर कर चुके मलाल को भी निकट भविष्य में भारतीय सिनेमा दूर कर पाए, ऐसी तैयारी और कोशिशों में अब तेजी आनी चाहिए।
अगला विषय है दिल्ली एनसीआर में फ्लू। यह लिखे हैं निधि जैन जो गाजियाबाद के हैं। भारत के विभिन्न राज्यों विशेषकर दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से इन्फ्लुएंजा के H3N2 वायरस का प्रकोप फैल रहा है। इसे लेकर बीते दिनों भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल से बचने और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी है। परिषद के अनुसार इन्फ्लुएंजा का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में खांसी, तेज बुखार, दस्त, उल्टी, गले में खराश आदि लक्षणों के 5 से 7 दिनों तक रहने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। सतर्क रहकर हम बीमार होने से बच सकते हैं। अगला विषय है गर्मी की दस्तक। यह लिख रहे हैं सूरज महोतो जो जामताड़ा से हैं। इस बार सर्दी के बाद सीधे गर्मी आ गई है। मार्च महीने में तापमान के 30 डिग्री तक पहुंचने का अर्थ है गर्मी की दस्तक और गुलाबी ठंड का गायब हो जाना। यह इस बात का भी संकेत है कि इस वर्ष गर्मी खूब सताएगी जो जल संकट बढ़ सकता है। हीट वेव के चलने का अनुमान भी जताया गया है। ऐसे में हमें मार्च में ही गर्मी और जल संकट से बचने का उपाय करना होगा। यह सब जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। हमें वनीकरण को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसी के साथ आज का प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।